यस, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम में पहली ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड हम डिस्कशन करने चल रहे हैं इसके बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज नोन एज हाइपोफाइसिस आल्सो। एंड कंप्लीट पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। बेसिकली इट हैज टू लोब्स, द एंटीरियर लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी इसको हम कहते हैं। दिस एराइजेज एज द आउट पाउचिंग ऑफ द फेरेंजियल वॉल। हम अभी आपको डायग्राम से क्लियर करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है, इट एराइजेज एज द आउट पॉकेट ऑफ फेरेंजियल वॉल। जो फेरिंग्स होता है उसकी डोर्सल वॉल से एक पॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलता है, एंड दैट इज नोन एज रैथिके पाउच। इसको हम रैथिके पाउच कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल के फोरगट में आता है और फोरगट एक्टोडर्मल होता है। तो फोरगट अगर एक्टोडर्मल है तो ग्लैंड भी कैसी हुई? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक, तो यानी कि पिट्यूटरी का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो हमारे फेरिंग्स के डोर्सल वॉल से एक एक्सटेंशन के रूप में, जिसको हम रैथिके पाउच कहते हैं, इससे एराइज करता है। और ये फोरगट का हिस्सा है, एक्टोडर्मल होता है, इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी भी कैसी हुई? एक्टोडर्मल हुई। ठीक, अब इसका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, इट एराइजेज एज द एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। डायवर्टिकुलम के फॉर्म में ये एक्सटेंड करता है, और हम चूंकि वो न्यूरल एक्टोडर्म है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी क्या हुई? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पिट्यूटरी जो है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो एंटीरियर पिट्यूटरी को हमने लिखा है, इट इज आल्सो नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। अदर नेम ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी इज एडिनो हाइपोफाइसिस। अदर नेम ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इसका एक इंटरमीडिएट लोब होता है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये भी इसी का एक हिस्सा है, परंतु इसको अलग से हम इंटरमीडिएट लोब बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बेसिकली दो डिवीजन होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर का ही पोस्टीरियर पार्ट जो होता है उसको हम इंटरमीडिएट लोब के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक, अब अगर हम देखें कि इसकी ओरिजिन किस प्रकार से होती है, तो जो हमने यहाँ पर लिखा था, क्लियर किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन से इसका संबंध है, हाइपोथैलेमस से इसका अटैचमेंट होता है। हाइपोथैलेमस पार्ट हमने आपको बताया था कि ब्रेन का जो डायनसिफलान होता है, तो डायनसिफलान के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? इसका डॉर्सोलैटरल वाल जो होता है उसको हम बोलते हैं एपीथैलेमस। वेंट्रल साइड जो होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और इन दोनों के बीच में जो होता है वो थैलेमस होता है। थैलेमस को रिले सेंटर कहा था। एपीथैलेमस से एक ग्लैंड का संबंध होता है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। हाइपोथैलेमस से इन फंडिबुलर स्टैक से अटैच्ड आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, और अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो इट इज फाउंड जस्ट इनक्लोज्ड इन ए कॉन्कैविटी दैट इज नोन एज सेला टर्सिका। एक प्रकार की कैविटी होती है जिसको सेला टर्सिका कहते हैं। एंड दिस सेला टर्सिका इज नथिंग, इट इज द कैविटी फाउंड इन स्फिनोइड बोन। ये स्फिनोइड बोन की उसमें एक गड्ढा होता है और उसी गड्ढे के अंदर पिट्यूटरी सेट होता है। राइट, और अटैचमेंट इसका किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। किसकी मदद से होता है? इनफंडिबुलर स्टैक होता है जिससे ये अटैच होता है। इतनी बात समझ गए? तो ये सारी बातें अगर हम डायग्राम से इसको देखें कि वेयर इज द पिट्यूटरी, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। नाउ कम टू सी हियर द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी। हिस्टोलॉजिकल डिटेल नहीं, इसका केवल एक्सटर्नल अगर हम देखें तो इस प्रकार से ये हम आपको दिखा रहे हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर है, वेयर इट इज लोकेटेड। Suppose that this one is the hypothalamus, it is known as HT, and here this HT इससे एक इनफंडिबुलर स्टैक से अटैच जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। दिस वन इज द पोस्टीरियर इंटरमीडिएट लोब, एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। राइट, यहीं पर अटैच्ड एक मैमिलरी बॉडी होती है। दिस वन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये नीचे से इसको सपोर्ट करती हुई स्फिनोइड बोन है। दिस वन, ये जो गड्ढा है आप देख रहे हैं, दिस वन इट इज नोन एज सेला टर्सिका। सेला टर्सिका, एंड दिस वन इज, you can say this one is the bone, this bone is known as what? This bone is the sphenoid bone. ये bone कैसी है? ये sphenoid bone है। this one ये है, ये sphenoid bone है और इसमें ये गड्ढा है। अब अगर इसको हम देखें तो ये anterior pituitary है। this one
This one is the anterior pituitary, you know, anterior pituitary. This one is the posterior pituitary, neurohypophysis भी इसको कहते हैं, posterior pituitary. Mammillary body, this one is known as infundibulum. This structure in between the anterior and posterior is known as intermediate lobe. डायग्राम आपके सामने है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस के साथ इसका एक तो ब्लड रिलेशन होता है, एक पोर्टल सिस्टम यहाँ डेवलप होता है। दिस स्ट्रक्चर यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी कैपिलरीज हैं, कैपिलरी इन हाइपोथैलेमस, और कैपिलरी यहाँ पर भी है। हमने आपको बताया था कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो कैपिलरी से शुरू हो और कैपिलरी पर उसका एंड हो, ऐसे सिस्टम को पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर भी एक पोर्टल बनता है। मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के पोर्टल्स बनते हैं। कौन कौन से? एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और एक होता है हाइपोफिजियल, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, राइट। तो ये 3 प्रकार के पोर्टल सिस्टम्स बॉडी में बनते हैं। तो यहाँ पर जो पोर्टल सिस्टम बन रहा है, हम इसे नाम देते हैं, दिस वन इट इज नोन एज हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, दिस वन, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। और हाइपोथैलेमस में यहाँ पर स्थित होती हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, दीज आर द न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियाई हैं, आप जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूक्लियाई होती हैं उनका मतलब क्या होता है, उनका काम क्या होता है। तो न्यूक्लियाई से न्यूरो हार्मोन सेक्रेट होते हैं यहाँ से। इसी प्रकार से न्यूक्लियाई यहाँ पर हैं, इस साइड में 2 प्रकार की न्यूक्लियाई, एक सुप्रा ऑप्टिक एंड दूसरा कौन है, पैरावेंट्रिकुलर। लेकिन इनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो यहाँ पर सप्लाई होते हैं, दिस वन, ऐसे ये हैं, ये हैं। इनमें से एक न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर और दूसरे को सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, एंड दिस वन इज पैरावेंट्रिकुलर, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये है। और इनके जो एक्सॉन्स होते हैं, इन न्यूक्लियाई से जो एक्सॉन्स निकलते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उनकी नर्व एंडिंग यहां पर होती हैं, और इन नर्व एंडिंग्स को हम हेरिंग बॉडीज कहते हैं। तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने आपको यहाँ पर इसकी केवल लोकेशन दिखाया है, इसकी अभी हम हिस्टोलॉजिकल डिटेल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का। एंडोक्राइन सिस्टम से कम 2 क्वेश्चन रहेंगे पीजीटी में, अच्छे से समझना है इसे। बहुत लेट होगा, ये लोग नहीं आएंगे। बेटा बंद कर लो उसको, आप बंद कर लो, सर्दी हो रही है।
हो गया डायग्राम। बैठ जाओ। हो गया होगा कंप्लीट ये, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लो सारी बातें। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं आप, ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट है। कहीं लिखा नहीं है इसलिए इसको आप, हम यहाँ पर शॉर्टकट में इसको HT लिख रहे हैं। अच्छा लिखा तो है ये है हाइपोथैलेमस, हाइपो, HT स्टैंड्स फॉर हाइपोथैलेमस, राइट। और इसी से अटैच्ड इनफंडिबुलर स्टैक होता है, ये इनफंडिबुलर स्टैक है, और इसी से अटैच ये जुड़ी हुई जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसमें ये इसका एंटीरियर पार्ट होता है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट लोब होता है। हमने आपको बताया कि पिट्यूटरी के बेसिकली दो ही डिवीजन होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज आल्सो नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज आल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूरोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस? बिकॉज प्राइमरली इसकी ओरिजिन कहाँ से है? हाइपोथैलेमिक आउट ग्रोथ है ये, तो हाइपोथैलेमिक आउट ग्रोथ है तो ये न्यूरल हो गया, इसलिए न्यूरोहाइपोफाइसिस। और दूसरा कारण ये होता है कि हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के जो फाइबर्स होते हैं, जो उनके एक्सॉन फाइबर्स होते हैं, ये सीधे एक्सटेंड करके ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं। तो चूंकि यहाँ पर न्यूरल सप्लाई होती है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस में न्यूरल सप्लाई तो नहीं होती, परंतु इसका संबंध जो होता है यहाँ पर ब्लड से होता है। तो इस तरह से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से साथ इसका कनेक्शन होता है। और जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, एक यहाँ पर हाइपोथैलेमस में भी कैपिलरी बन रही है और एंटीरियर पिट्यूटरी में भी कैपिलरी बन रही है। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं, राइट, ठीक है। हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई यहाँ पर हैं, दो दिखाई गई हैं, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। हम आपसे बात करेंगे आगे। ये न्यूरो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं ये न्यूरो हार्मोन, जो कि पेप्टाइड होते हैं। और ये पेप्टाइड हार्मोन यहाँ से इसी एक्सोप्लाज्म में बहकर यहाँ से बहते हुए आकर के नर्व एंडिंग्स में यहाँ पर स्टोर होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये स्टोर होते हैं, और ज़रूरत के अनुसार ये रिलीज होते हैं। रिलीज कब होंगे, इसके लिए इनको एक इसका फीडबैक प्राप्त होगा कि आपको कब रिलीज होना है, ठीक है। ये जो ब्लड सप्लाई है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होते हैं जिनसे कुछ खास प्रकार के रिलीज फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर जारी होते हैं। रिलीज फैक्टर वो होते हैं ऐसे केमिकल्स जो कि आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से, और जिस हार्मोन के लिए रिलीज फैक्टर निकलता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से उस हार्मोन को रिलीज कराता है। और जिस हार्मोन के लिए इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज होता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से उस हार्मोन के निकलने को क्या कर देता है? रोक देता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एंटीरियर पिट्यूटरी का जो भी सेक्रीशन होता है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट? अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस से संबंध है। अब ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचता कैसे है? तो कह रहे हैं कि साहब ये एंटीरियर पिट्यूटरी में ब्लड से बहता हुआ पहुंचता है, यानी कि ये ब्लड में डिस्चार्ज होता है न्यूरो हार्मोन। और इसी वास्ते यहाँ पर हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें से अगर कोई भी सेक्रीशन निकल रहा है तो दैट विल कम अल्टीमेटली इनटू द ब्लड एंड फ्रॉम हियर इट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू, ये यहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, किसको पहुंचेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी पर इसका असर दिखेगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो अपना असर दिखाएंगे। यहां पर एंडोक्राइन ग्लैंड का हाइपोथैलेमस दैट इज द न्यूरल सिस्टम, इसके साथ एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम डेवलप हो रहा है, बिकॉज द पिट्यूटरी इज नॉट ऑटोनॉमस बट इट इज वर्किंग अंडर द कोऑर्डिनेटिंग इफेक्ट ऑफ hypothalamus, that is the part of brain. Now this overall complex system or integrated system is known as neuroendocrine system. ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों मिल करके हमारे बॉडी फंक्शंस को नियमित करते हैं, इसलिए हम इसे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। यस या नो, समझ में आ गया? तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हम भूलेंगे नहीं लिखना इसको, तो इस वास्ते यहाँ पर अभी हम आगे आपको बताएंगे कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियाई हैं, यहां से जो न्यूरो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दीज कम इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी सर्कुलेटिंग इनसाइड द ब्लड, दैट इज द
hypothalamo hypophyseal portal system, and these factors are either release factor or inhibitory factor. For certain category of hormones, the release and inhibitory factors both released. For certain category of hormones, only release factors released, and for certain category of hormones, only inhibitory factors released. I will mention all these things to you in my later segment. इसमें हम आगे अभी आपको डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज होता है। फिलहाल अगर किसी भी हार्मोन के लिए रिलीज फैक्टर निकलता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी से वो हार्मोन निकलने लगेगा। अगर किसी भी हार्मोन से हाइपोथैलेमस का इनहिबिटरी फैक्टर आता है तो उस हार्मोन का रिलीज होना बंद हो जाएगा। कुछ हार्मोन के लिए केवल रिलीज फैक्टर, कुछ हार्मोन के लिए केवल इनहिबिटरी फैक्टर, और कुछ हार्मोन के लिए रिलीज और इनहिबिटरी दोनों फैक्टर जारी होते हैं। अभी हम देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, इन हार्मोन्स के लिए किसके लिए रिलीज फैक्टर निकलेगा और किसके लिए इनहिबिटरी, हम इस चीज की चर्चा अभी आगे करेंगे। आपको इस डायग्राम में और कोई सवाल पूछना हो, कुछ जानना है तो आप पूछ सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, समझ गए? सेला टर्सिका समझ गए, नीचे स्फिनोइड बोन होती है, इसको सपोर्ट करती है। कहीं ऐसा ना हो ग्लैंड टूट के नीचे जाए, ऐसे लटकी से हिलती थोड़ो है, ये फिक्स होती है नीचे एक कॉनकैविटी में, बंद होती है स्फिनोइड बोन में, ठीक है? स्फिनोइड बोन जो हमारे स्कल का हिस्सा है, ठीक है? अब इसके आगे अब हम देखेंगे कि हमारी जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसकी ओरिजिन कैसे होती है। तो जरा एक निगाह उस पर हम डाल लें, क्योंकि पहले हमने आपको सारे इसके पार्ट्स बता दिया। अब ये सारे पार्ट्स ओरिजिनेट कैसे होते हैं इसे जान लें, कैसे बनते हैं, फिर इनके सेक्रीशंस पर हम चर्चा करेंगे, राइट? आइए और हम अब जानते हैं कि इसकी ओरिजिन कैसे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ये रैथ के पाउच के फॉर्म में निकलता है। कहां से निकलता है? इट इज द एक्सटेंशन ऑफ डोर्सल वॉल ऑफ द फेरिंग्स, राइट? तो देखिए जरा कैसे निकलता है। ये हमारा फेरिंग्स है, दिस वन, ये फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स के डोर्सल साइड से ये इस तरीके से एक आउटग्रोथ यहां से एराइज करती है, राइट? ये एलिमेंट्री कैनाल है हमारी। ये क्या चीज है? दिस वन इज द एलिमेंट्री कैनाल, दिस वन इज द एलिमेंट्री कैनाल, राइट? ये फेरिंग्स पोर्शन है इसका, फेरिंग्स। ये एलिवेशन है, नाम क्या देंगे इसका? रैथ के पाउच। ये यहां से निकलता है बाहर की तरफ एलिवेशन, और यहां पर जो है ये हाइपोथैलेमस है, दिस वन। हाइपोथैलेमस में यहां से देखेंगे तो एक एक्सटेंशन ये जारी हो रहा है, दिस वन इज हाइपोथैलेमस। यू नो, हाइपोथैलेमस का ये एलिवेशन है, यहां से ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस एज डायवर्टिकुलम। ये किस फॉर्म में? एज डायवर्टिकुलम। इन लेटर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट दीज टू पाउचेज गेट मर्ज्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और कंडीशन ये बनेगी। ऐसे देखिए, अभी भी ये हमारा क्या है? फेरिंग्स है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होने जा रहा है, एंड दिस वन इज एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड दिस वन इज इनफंडिबुलम। बाद में धीरे से इसका फेरिंग से संबंध क्या होता है? खत्म हो जाता है, और इसमें नीचे से बोन डेवलप होती है, क्या नाम है उसका? स्फिनोइड बोन। बाद में धीरे धीरे क्या होता है? यहां से ये जो है ये यहां से बोन अपीयर होने लगती है, ऐसे इस तरह से ये है। तो ये एक जो है एक कॉनकैविटी यहां पर धीरे धीरे डेवलप होती है, और फिर क्या होता है कि इसका संबंध फेरिंग से खत्म हो जाता है, ठीक है?
और ये अलग हो जाती है और ये पोर्शन अलग हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये है डेवलपमेंट जो हम आपको दिखा रहे हैं इसका पिट्यूटरी का। ठीक है, आगे की बात आप जानते हैं। दिस वन इज हाइपोथैलेमस, राइट, HT। तो ये है ओरिजिन, लिखा तो हम चुके हैं शुरू में ही। एलिवेशन फायरिंग्स का कैसे निकलता है, रेथे के पाउच और डायवर्टिकुलम, और ये दोनों बाद में मिल जाते हैं और पिट्यूटरी का फॉर्मेशन हो जाता है। बाद में यहां से डिफरेंशिएशन हो जाता है किसका, इंटरमीडिएट लोब का, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट होता है, जो यहां से डिफरेंशिएट होता है। ये ओरिजिन बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हमने आपको दिखाया है, हमारे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब हम पिट्यूटरी का फुल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर। हो गया? टाइम लगता है डायग्राम बनाने में, या तो आप सीधे फोटोग्राफ लिया करो फोटो से, घर जाके बनाया करो। हो गया? हाँ, अब इसके बाद हम डिस्कशन करने चल रहे हैं कि पिट्यूटरी का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है। नाउ कम टू द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ओरिजिन हमने आपको समझा दिया। Now see the pituitary gland here. ये वो एक्सॉन फाइबर्स होते हैं जो कि पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से निकल के आते हैं। एक्सॉन फाइबर्स, हैरिंग बॉडीज, posterior pituitary, that is neurohypophysis, this one is the intermediate lobe of pituitary, intermediate lobe of pituitary. इस तरफ का पार्ट आप देख रहे हैं, दिस वन इज द एंटीरियर लोब, इसको एडिनोहाइपोफाइसिस बोलेंगे। एडिनोहाइपोफाइसिस और द एंटीरियर लोब, इसी को हम एंटीरियर लोब कहते हैं। एंटीरियर लोब, यहां पे इस पार्ट को हम बोलते हैं पार्स ट्यूबरैलिस।
and this major portion of the anterior pituitary is known as pars distalis. इसलिए मेजर हार्मोन जो होते हैं वो पार्स डिस्टालिस से अराइज करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन भी दिखा देते हैं हाइपोथैलेमस का, ये दिस वन, सारी जो सारा चैनलाइजेशन जो होता है वो इसी इनफंडिबुलर स्टैक के माध्यम से होता है, चाहे वो एक्सॉन फाइबर्स का यहाँ पर अराइवल हो, इसमें आप सारा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सब इनफंडिबुलर स्टैक के अंदर से होकर पास होता है, चाहे वो एक्सॉन फाइबर्स हो इधर से अराइज होकर यहाँ आते हैं, चाहे ये हो। अब ऊपर की तरफ क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, अभी हमने आपको दिखाया था, और ये जो है ये पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई हैं, ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है एंड दिस वन इज सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस एंड दिस वन द मैमिलरी बॉडी, यू नो। पिट्यूटरी के डिटेल पार्ट्स हमने यहाँ पर पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स डिस्टालिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब। पार्स डिस्टालिस इसका मेजर पार्ट होता है। इंटरमीडिएट लोब को हम पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द पार्स इंटरमीडिया, दिस वन पार्स इंटरमीडिया। न्यूरोहाइपोफाइसिस आल्सो नोन एज पार्स नर्वोसा। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी। दिस वन स्ट्रक्चर आपके सामने है बिल्कुल डिटेल। हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, anterior lobe of the pituitary is divided into two parts, the pars tuberalis and pars distalis. Major hormones released from pars distalis portion. इसी का एक एक्सटेंशन पोस्टीरियर साइड में होता है, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी और द पार्स इंटरमीडिया, एंड द न्यूरोहाइपोफाइसिस इज आल्सो नोन एज पार्स नर्वोसा। हिस्टोलॉजिकल डिटेल अगर हम देखें एंटीरियर लोब का, हिस्टोलॉजिकल डिटेल, तो इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं जो इसका निर्माण करती हैं एडिनोहाइपोफाइसिस का। द एडिनोहाइपोफाइसिस मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स। हो गया ये हिस्टोलॉजिकल डिटेल। अगर देखें इधर का मिटा देंगे, हमने लिख दिया, लिख लिया ना आप लोगों ने, इधर का मिटा दे रहे हैं। अब यहां पर इसका हिस्टोलॉजिकल डिटेल अगर हम देखें तो जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स। इनमें से क्रोमोफोब्स होती हैं और दूसरी होती है क्रोमोफिल्स। क्रोमोफोब्स एंड क्रोमोफिल्स, दीज आर 50%। जितनी सेल्स हैं सबका 50% है और 50% ये भी हैं, 50-50% होती हैं ये क्रोमोफोब्स एंड क्रोमोफिल्स। क्रोमोफोब्स एंड क्रोमोफिल्स। जहां पर फोब लगा है, फोब बना हुआ है फोबिया से, मींस दीज सेल्स आर कलर न्यूट्रल। इनको आप न्यूट्रोफिल्स भी कह सकते हैं। जैसे आप ब्लड में न्यूट्रोफिल्स होती हैं तो कलर न्यूट्रल होती हैं, उसी प्रकार से ये भी कलर न्यूट्रल हैं। इनको किसी स्टेन से आप रंगते नहीं, दीज डू नॉट टेक एनी कलर। क्रोमोफोब, कलर से नफरत है, रंगों से नफरत है, बहुत ही बेरंगीन दुनिया है इनकी। क्रोमोफोब, ध्यान रहे कि इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी हार्मोन नहीं निकलता। 50% हिस्सा हैं
लेकिन इनसे कोई भी हार्मोन नहीं निकलता। ठीक, तो क्या लिखेंगे? नो हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम द क्रोमोफोब्स क्रोमोफोब से किसी भी प्रकार का कोई हार्मोन नहीं निकलता। फिर कहेंगे बेकार हैं क्या? नो, दीज आर द प्रिकर्सर ऑफ क्रोमोफिल्स। यही क्रोमोफोब्स क्रोमोफिल्स की प्रिकर्सर होती हैं, यानी कि जो क्रोमोफिल्स होती हैं वो सेल्स इन्हीं से बनती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां लिखना है, बट दीज सेल्स आर द प्रिकर्सर सेल्स of chromophils. No hormone released from the chromophobe, but these cells are the precursor cells of chromophils. ये जो कलर होने वाली जो सेल्स होती हैं ये कलर लेती हैं। क्रोमोफिलिया, फिलिया मीन्स होता है लविंग, क्रोमो मीन्स होता है कलर। ये कलर ले लेती हैं। जैसे आपने ब्लड में डिवीजन था ना, किसका? WBCs का। WBCs उनका अपना कोई कलर नहीं था और कलर के बेसिस पर ये तीन तरह की थी। एसिडोफिल्स कैन बी कलर्ड विद एसिडिक स्टेन्स, बेसोफिल्स कैन बी कलर्ड विद बेसिक कलर्स, and neutrophils they are color neutral. At the same pattern here, 50% population of the cells in the adenohypophysis not going to take any color, and these are, because of this property, these are known as chromophobes. No hormones released from these cells, but these are the precursor of chromophils. ऐसी सेल्स जो कलर लेती हैं उनके लिए ये क्या है? प्रेकर्सर। प्रेकर्सर समझते हैं, इन्हीं से ये बनती है। ठीक, ये जो क्रोमोफिल्स होती हैं इनकी अगर हम बात करें तो इनकी पॉपुलेशन दो प्रकार की सेल्स से मिलकर होती है। इनमें से एक एसिडोफिल्स होती हैं और दूसरी कौन होती हैं? बेसोफिल्स होती हैं। एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। यहां पर बेसोफिल्स की संख्या कम होती है, केवल 15%, और 35% एसिडोफिल्स होती हैं। यह जो डिवीजन यहां पर होता है किसका? क्रोमोफिल्स का। अगर हम देखें कि क्रोमोफिल्स का जो डिवीजन है वो क्या है? क्रोमोफिल्स, these can be stained. क्रोमोफिल्स, इनमें दो प्रकार की पॉपुलेशन है सेल्स की, एसिडोफिल्स की, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स 35% एसिडोफिल्स हैं और 35% जो है ये बेसोफिल्स होते हैं। 35% एसिडोफिल्स एंड ओनली 15%, 35 और ये 15% है, ये 15% है। इस प्रकार से अगर ये देखें डिवीजन, तो क्रोमोफिल्स टू टाइप ऑफ सेल्स, वन दैट इज एसिडोफिल एंड अदर इज बेसोफिल। लिख लिया? एंटीरियर, ये तो हो गया इनकी हिस्टोलॉजिकल डिटेल जो हमने अभी आपको बताया कि सेल्स का परसेंटेज कितना कितना होता है। निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको हम कैटेगराइज करेंगे और उनके सामने लिखेंगे एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, यानी कि कौन सा हार्मोन किससे निकल रहा है। हम यह जानने के पहले ये तो जान लें कि पिट्यूटरी से कितने हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, क्योंकि ये डिस्कशन किस पर चल रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। तो पहले हम ये लिस्ट बना लें कि वो कौन से हार्मोन हैं जो पिट्यूटरी से निकलते हैं। ध्यान है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, it is the component of P4 system. What do you mean by P4 system? Pituitary is the component of P4 system. बता सकते हैं P4 system क्या है एंडोक्राइनोलॉजी में? P4 ग्लैंड है पिट्यूटरी, पैंक्रियाज, पैराथायराइड एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जानते हैं, ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है सभी मैमल्स में जो कि यूटेराइन गेस्टेशन शो करते हैं। तो एम्ब्रायो का अटैचमेंट
फीटस का अटैचमेंट यूटेराइन वाल से जिस टिश्यू की मदद से होता है, जिस स्ट्रक्चर की मदद से होता है, एक्चुअली दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेसेंटा, राइट। तो ये प्लेसेंटा भी एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है। हम इसको P4 सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सभी ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, ऑल दीज आर पेप्टाइड और प्रोटीन इन नेचर। या तो ये पेप्टाइड है या प्रोटीन है। तो ग्लैंड का नाम भी P से और बनने वाले हार्मोन्स का नाम भी P से, और ये 4 ग्लैंड हैं, इसलिए इस कंपोनेंट को, इस सिस्टम को हम P4 सिस्टम कहते हैं। ये हम अपनी तरफ से डिफाइन कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे P4 क्या होता है, तो P4 का मतलब यही हो गया कि 4 ग्लैंड जिनका नाम P से है और इनके निकलने वाले हार्मोन का नाम भी जो है वो P से है, पेप्टाइड और प्रोटीन। अब पिट्यूटरी से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं, वो चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी के हों, चाहे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हों, या फिर इंटरमीडिएट लोब के हों, इन सभी का नाम क्या होगा? इन सभी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज द P4 सिस्टम। इसको कहेंगे सब पेप्टाइड होते हैं। याद रहेगा ना, बहुत आसान है याद करना। चारों ग्लैंड का नाम याद कर लो, P4, P फॉर P, P फॉर P, P फॉर P मीन्स प्रोटीन, पेप्टाइड, ये है पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो पिट्यूटरी ये P4 का सिस्टम है, कंपोनेंट है। तो अब हमको अलग से नहीं बताना है कि पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन सभी पेप्टाइड होते हैं, वो चाहे एंटीरियर पिट्यूटरी के हों, चाहे इंटरमीडिएट लोब के हों, या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले, सारे के सारे पेप्टाइड्स होते हैं या प्रोटीन होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। 4 ग्लैंड को यक्के साधे सब सधै और सब ही साध ही सब जाए। यक्के चीज याद कर लो, सगरो ग्लैंड याद हो गई है, ऐसे याद होगा। एक ही साधे सब सधे, सब ही साध ही सब जाए, है कि नहीं? नहीं तो याद करते हैं तो बैठे रह जाएंगे। कितने हार्मोन निकल रहे हैं, सबके केमिकल नेचर क्या है, कहाँ कहाँ याद करें भाई? तो लिख दिया P4 सिस्टम, खत्म। ठीक है, अब हम पिट्यूटरी पर ही कंसंट्रेट करेंगे। तो जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं, जरा देखिए वो कौन कौन से हैं। पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करें अगर हम, कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि साहब ये ग्रोथ हार्मोन है, GH ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, इसमें FSH, LH एंड ICSH एंड प्रोलैक्टिन, सारे हार्मोन आ गए। ये हैं 7 हार्मोन। हालांकि एक में केवल 6 निकलते हैं, क्योंकि ICSH मेल में होता है। कहां पर होता है ये मेल में होता है और ये फीमेल में होता है। और इन तीनों को मिलाकर गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं। ये तीनों मिलकर क्या होते हैं? ये गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन होते हैं। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग, फुल फॉर्म इसका क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड्रिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इसे हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं और सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन, और इसे हम STH भी कहते हैं। फुल फॉर्म है इसका सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। ये आपके सामने लिखे गए हैं। कहां से सेक्रीशन है? एसिडोफिल से। कहां से ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन है? एसिडोफिल से। बाकी जो हार्मोन्स हैं ये इतने, ये सब किससे निकलते हैं? बेसोफिल से। ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, इनका सेक्रीशन एसिडोफिल्स से होता है। किसका किसका? ग्रोथ हार्मोन का और प्रोलैक्टिन का। इन दोनों हार्मोन्स का सेक्रीशन एसिडोफिल्स करती हैं। रेस्ट
बेसोफिल संख्या में कम है लेकिन सेक्रीशन ज़्यादा है। तो किसका किसका सेक्रीशन कर रही है? TSH, ACTH, FSH, LH और ICSH। इन सभी का सेक्रीशन कहाँ से हो रहा है? बेसोफिल से हो रहा है। एक बात यहाँ पर और लिखनी है कि ये जो रिलीज हार्मोन किसके लिए निकलते हैं और इनहिबिटरी हार्मोन किसके लिए निकलते हैं? तो इसके लिए इनहिबिटरी हार्मोन निकलते हैं, IH इनहिबिटरी हार्मोन निकलते हैं, या IF कह सकते हैं, इनहिबिटरी फैक्टर कह सकते हैं। आप फैक्टर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो हार्मोन होते नहीं, वो फैक्टर IF। इसके लिए ग्रोथ हार्मोन के लिए क्या निकलते हैं? इसके लिए IF होता है और RF होता है, दोनों निकलता है। रिलीज हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन दोनों निकलते हैं। किसके लिए? ग्रोथ हार्मोन के लिए। बाकी सभी के लिए केवल रिलीज फैक्टर निकलते हैं। किसके के लिए? ये लिखा है, इन सभी के लिए केवल क्या निकलता है? RF। किसके किसके लिए? TSH, ACTH, FSH, LH, ICSH। तो एक हार्मोन यहां पर जो ग्रोथ हार्मोन है, इसके लिए इनहिबिटरी फैक्टर और रिलीज फैक्टर दोनों निकलता है हाइपोथैलेमस से। अभी हमने आपको इसके पहले बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले सभी हार्मोनों पर नियंत्रण किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। अब हाइपोथैलेमस जिस हार्मोन के लिए रिलीज फैक्टर जारी करेगा वो निकलने लगेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी से, और जिस हार्मोन के लिए इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करेगा वो बंद हो जाएंगे निकलना। लेकिन जिस हार्मोन के लिए दोनों निकलते हैं तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि रिलीज फैक्टर निकल रहा है या इनहिबिटरी। अब इसी तरीके से हमने यहां पर इसको डिमार्केट कर दिया है कि किस हार्मोन के लिए दोनों निकलेंगे, रिलीज फैक्टर, इनहिबिटरी फैक्टर, किसके लिए केवल रिलीज फैक्टर निकलेंगे और किसके लिए इनहिबिटरी फैक्टर। बात समझ में आ गई? और कौन किस से निकल रहा है, एसिडोफिल से या बेसोफिल से। बस एक समानता इन सभी में है कि ऑलमोस्ट ऑल दीज आर पेप्टाइड इन नेचर। ये सभी केमिकल नेचर में कैसे होते हैं? पेप्टाइड होते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से कौन सा हार्मोन कहां से निकल रहा है हमने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के डिटेल के साथ आपको बता दिया है। टाइम इज ओवर नाउ। हम कल आपको इन सभी हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बता ही चुके हैं, बायोलॉजिकल एक्शन बताएंगे कि शरीर पर इनका इफेक्ट क्या होता है, इनकी अधिकता से क्या होगा और इनकी कमी से क्या होगा। एनी क्वेश्चन ऑफ यू? किसी को पूछना है कुछ? नो? ठीक है।